वेलकम बैक क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो करने लगे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट 2 है बच्चे। ये हम लोग चैप्टर जो सा है सीबीएसई बोर्ड, आईएससी और सीयूईटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीबीएसई एंड आईएससी के लिए अभी फाइनल एग्जाम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। आप थोड़ा सा केयरफुली, हम बहुत क्विक वाली रिविजन करेंगे। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो बच्चे, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का डिफरेंस हमने पढ़ा था। मैनेजमेंट होता क्या है उसके बारे पढ़ा था, पॉस्डैक के बारे पढ़ा था। नाउ टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को और क्या हम बोलते हैं? नेचर और फीचर्स। तो कुछ भी वर्ड आए आपको सेम वर्ड ही समझकर आपको ये पॉइंट्स में से लिखना है। फर्स्ट हमने क्या कहा कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट हम किस लिए करते हैं? हमेशा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को गोल अचीव करने के लिए। एंड जब भी आप गोल्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हो, मेक श्योर दैट गोल्स शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। हर बंदे को पता हो कि भाई मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। जैसे अभी देखिए, होटल के अंदर क्या है? कस्टमर्स को गुड हॉस्पिटैलिटी देनी। हॉस्पिटल्स के अंदर क्या है? पेशेंट्स को ट्रीट करना। टीचिंग के अंदर क्या है? बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। ऐसे बिजनेस के अंदर क्या है? एक फेयर डीलिंग कस्टमर्स के साथ करनी। अभी यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट कहते हैं कि गोल ओरिएंटेड है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हो सकता है डिफरेंट गोल्स हों। एंड मैनेजमेंट का काम क्या है? सारे बंदों के एफर्ट, जितने भी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सब इकट्ठे मिलके क्या करें? उस गोल को अचीव करने के लिए बात करें। क्लियर? नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। हम ये ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो के अंदर भी कर चुके हैं बच्चे। जहां पे वर्ड परवेजिव आए इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल। एंड जब भी परवेजिव या यूनिवर्सल वर्ड आए हर चैप्टर में आएगा। पॉस्डेक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हर चैप्टर के अंदर कौन सा वर्ड आने वाला है? परवेजिव। ठीक है। अब यहाँ पे जब आता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जब भी परवेजिव वर्ड आया, यूनिवर्सल आया, आपने दो बातें इसमें लिखनी है। क्या? कि ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, हमने ये पहले भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होगा। दैट मीन्स कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सर्विस सेक्टर है, कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अप्लाई होगा। नंबर 1 इसके बारे लिखा। एंड सेकेंड हमने किसके बारे लिखना है? ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे ये दो पॉइंट्स हमारे आंसर में होने ही होने चाहिए। ठीक है। जहां पे भी वर्ड परवेजिव या यूनिवर्सल आएगा, ऑल लेवल्स की बात कही तो मतलब हमने क्या कहा? टॉप लेवल, मिडल एंड लोअर लेवल। तो तीनों लेवल्स के ऊपर हमने क्या कहा कि हमारी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है करनी। तीनों लेवल्स के ऊपर एंड हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आप वर्ड लिखाओगे तो यू विल गेट पूरे 3 में से 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल कंसेप्ट। वही बात यहाँ लिखी है, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बच्चे दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक 3 मार्क्स के अंदर सिर्फ यही आ जाता है। तो भी यहाँ पे क्या डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है। हमने यहाँ पे क्या कहा कि मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या है? और मल्टी फेसेटेड है। देखो इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारी डायमेंशंस, बहुत सारी चीजें हम कवर करते हैं, जिसमें से फर्स्ट आया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो हम मैनेजमेंट, ये सब चीजें पॉस्डैक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, किस लिए कर रहे हैं? टू परफॉर्म सम वर्क। कोई हमारा गोल है, कोई हमारा काम है जिसे हमने अचीव करना है। जैसे स्कूल क्या करता है? एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फैक्ट्री क्या करती है? गुड्स बनाती है। हॉस्पिटल पेशेंट्स को देखता है। मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के थ्रू क्या करता है? इस वर्क को गोल्स में डिवाइड कर देता है जिसको लोगों को अचीव करना होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड मल्टीफेसिटेड में फर्स्ट आया वर्क, सेकंड आया ऑफ पीपल। पीपल मीन्स कि हमने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। जब लोगों को मैनेज करना होता है, हम दो डायमेंशंस की बच्चे बात करते हैं कि डाइवर्स नीड। हर बंदा अपनी अलग नीड के साथ आ रहा है। कोई फाइनेंशियल नीड के लिए आ रहा है, कोई स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए आ रहा है, कोई करियर चूज करने के लिए आ रहा है, कोई आगे प्रमोशंस या डेवलपमेंट के लिए आ रहा है। हर बंदा अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली कंपनी ज्वाइन करता है। सेकंड, यहाँ पे बहुत इंडिविजुअल अलग अलग लोग हैं जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर, है ना। बिहेवियर उसका डिटर्मिन करना बहुत मुश्किल है, कस्टमर का या लोगों का, इंडिविजुअल एम्प्लॉइज का। भी यहाँ पे हमने क्या कहा कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल सेज
कि जो अलग अलग नीड्स के साथ लोग आ रहे हैं और उनकी एक अलग पहचान है, वो अपनी आइडेंटिटी एक लेकर आ रहे हैं, एंड अलग अलग लोग अपनी अपनी पर्सनालिटी के साथ एक ग्रुप बनाते हैं। सो ग्रुप को कैसे इकट्ठे लेकर चलना है, कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, उसके साथ हम उसको क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल करना भी एक काम है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, बच्चे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हमने कहा लोगों को, वर्क प्लस पीपल, जो ए और बी पार्ट था, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, दैट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑपरेशंस। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, सर्वाइव एंड ग्रो करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, कुछ इनपुट यूज करती है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करती है, जिसके अंदर क्या आपका कुछ काम किया जाता है, गोल को अचीव किया जाता है एंड लोग लगते हैं उस काम करने के अंदर। सो यहाँ पे हमने क्या कहा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क की इन्वॉल्व डिसाइडिंग वर्क इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू इट, कौन काम करेगा। सो काम क्या करना है, कौन काम करेगा, इस दोनों को हम किस में डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर। नेक्स्ट आई हैव पॉइंट दैट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बच्चे कंटिन्यूस जब भी वर्ड आएगा तो हमने इसके लिए क्या वर्ड रखा, हमने कहा इट इज नॉट वन शॉट फंक्शन। एक फंक्शन नहीं है जो एक बारी में किया, जो तो आज हो गया तो हो गया, उसके बाद दोबारा नहीं करेंगे। हमने क्या कहा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दिस ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये क्या है, रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशनल टीम बार बार कंडक्ट किया जाता है। सो परफॉर्म बाय मैनेजर्स ऑन कंटिन्यूस बेसिस। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो कहते हैं यहाँ पे डिवर्स नीड्स के साथ लोग आते हैं, इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, अपनी अलग नीड्स के साथ आते हैं, एंड मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर, और किस लिए काम करते हैं, ताकि टीम वर्क हो एंड कोऑर्डिनेशन उनके अंदर आपस के अंदर हो। तो हमने जो मैनेजमेंट बाय प्रिंसिपल वाला किया था उसी के साथ ये कोरिलेटेड है कि जब लोग आते हैं दे बिकम अ टीम एंड एज टीम वो काम करते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। बच्चे जब भी वो डायनेमिक आ जाए एंड ये सारे फंक्शंस में आएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर एक में आएगा। आपका डायनेमिक का मतलब क्या है, एवर चेंजिंग। एवर चेंजिंग का मतलब क्या है, मैनेजमेंट के अंदर हमने कहा देयर आर, एक पेस्टल हमने एक चैप्टर किया था बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें भी मैंने उस करवाया था। हमारे पास एनवायरनमेंट में लर्न कीवर्ड क्या एक्रोनिम, इसके लिए पेस्टल। पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E for economic, S for social, T for technological, L for legal and E for ecological। तो हमने क्या कहा कि ये पांचों हमारे इन्वायरमेंट में है, ये हम इसके बिना रह नहीं सकते, ठीक है ना, हमारा बिजनेस है इन सब इन्वायरमेंट्स के आसपास घूम रहा है। तो एंड दीज इन्वायरमेंट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, हमने चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट की मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल कमर्स विद डॉक्टर इमप्रीत पे चेक कर सकते हो। सो हमने कहा विच कीप्स ऑन चेंजिंग। सो मैनेजमेंट हमने क्या कहा, डायनेमिक फंक्शन है। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वही है जो अपने आप को अडेप्ट कर ले, जो इन्वायरमेंट में फेस्टल के अंदर आता है उसके अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अडेप्ट कर लेती है वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर जाती है। जैसे आप देखो मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ये जितने भी फूड ब्रांड्स हैं, अब ये इन सब ने क्या किया है, अपनी कंट्री के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया है, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडियंस क्या करते हैं, ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, अमेरिकन खाते हैं ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने मेन्यू को क्या किया हुआ है, चेंज किया हुआ है। सो अभी यहाँ पे क्या है कि इट इज डायनेमिक फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है बच्चे, विच कैनॉट बी टच्ड, कैनॉट बी सीन और टच्ड। तो हमने क्या कहा, मैनेजमेंट को आप किसी भी मैनेजमेंट को सी कर नहीं सकते, देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनको क्या कर सकते हो, सिर्फ उसको मैनेजमेंट को फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी हॉस्पिटल, किसी रेस्टोरेंट, किसी स्कूल, किसी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के साथ डील कर रहे हो, आपने देखा अगर आपका काम सब चीजें प्रोसेसिंग स्मूथली चल रही है तो आप क्या कहोगे, वहां की मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। तो आपने क्या किया, सिर्फ फील, अपने टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, यू कैन जस्ट फील गुड और बैड है। बट यस, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, पीपल, दे आर टेंजिबल, वो टेंजिबल जरूर हैं, बट हमने क्या कहा, ऑर्गेनाइजेशन की जो सी मैनेजमेंट है उसको हम नहीं देख सकते। अगर वहां के लोग, यहाँ पे केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। देखिए केस स्टडी के अंदर क्या आ जाता है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स मीट हो रहे हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज आर हैप्पी,
वहाँ पे ऑर्डरलीनेस, कोऑर्डिनेशन, ये सब काम चल रहा है, कोई क्योस नहीं हो रहा, कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, कोई हफड़ा दफड़ी नहीं है। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमने फील करके देखा वहाँ की मैनेजमेंट क्या है, अच्छी है, और ये केस स्टडी का पार्ट आ जाता है ऐसे ही। एंड हमने यहाँ पे क्या लिखना है, वो कौन सा फोर्स है, इनटेंजिबल फोर्स, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड बट कैन बी फेल्ड। डन। नाउ नेक्स्ट इज, सो वहां के जो लोग हैं हमारे, दे आर टेंजिबल, वो विजिबल हैं बट नॉट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट आया, हमने कहा ये 3 पार्ट्स के अंदर ऑब्जेक्टिव डिवाइड है। नंबर 1 इज बच्चे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड पर्सनल। अब इसमें से केस स्टडी कैसे आती है, आपको कोई भी एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल है, सोशल है या पर्सनल है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन बनी है। ऑर्गेनाइजेशन सबके तरफ ध्यान देती है कि उसके जो इंटरेस्ट ग्रुप, उसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, जितने भी हैं, सबकी तरफ ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी कौन से ऑब्जेक्टिव्स आए, हमने कहा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। तो अभी कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि वो लॉन्ग रन तक सर्वाइव करे, एंड दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूज टू सर्वाइव। सर्वाइवल तभी पॉसिबल है अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो उनसे रेवेन्यूज हैं, जो उसकी इनकम है, उसका रेवेन्यू जब तक इज ग्रेटर देन उसकी कॉस्ट, जब तक उसका रेवेन्यू उसकी कॉस्ट से ज्यादा है, तभी तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट। अब कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका लाइफ ब्लड क्या है, उसका प्रॉफिट। दैट मीन्स जिसके बिना वो नहीं रह सकती, एंड दैट इज द मोटिवेशन, जिसके बिना जो मैनेजमेंट को या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको काम करने के लिए बांध कर कौन रख रहा है, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट आ रहा है तभी वो काम कर रहे हैं। सो इट इज अ रिवॉर्ड फॉर द रिस्क बियरिंग। तो उनका जो रिस्क ले रहे हैं उसके पीछे रिवॉर्ड है, ताकि किस लिए, उनको कॉस्ट कवर हो सके। नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ। अब कहते हैं ऐसे ही ग्रोथ भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लॉन्ग टर्म के अंदर अपना पोटेंशियल को कितना एक्सप्लॉइट कर सकती है, अपॉर्चुनिटीज को कितना यूज कर सकती है, सेल्स वॉल्यूम कितना बढ़ा सकती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने इंक्रीज कर सकती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसके कितने आ रहे हैं, कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट। सो हमने किसी भी कंपनी की ग्रोथ अगर चेक करनी है, हम उसकी सेल्स से चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉयज कितने बढ़ रहे हैं उससे चेक कर सकते हैं, मार्केट शेयर कितना एक्सपैंड हो गया, कितने प्रोडक्ट्स उसके हैं, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रही है, इन सबसे हमारे को क्या पता चल सकता है, ग्रोथ कंपनी की। नाउ नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हमने क्या कहा, सोशल ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या है, सोसाइटी को किस तरह से डील करना, ठीक है। अब कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट इसके अंदर से कौन सा ऑब्जेक्टिव आया, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले बिजनेस का क्या है ड्यूटी, कि आप किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हो। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कौन सी लेकर आते हो आप, कितने ज्यादा वीकर सेक्शन या डिसएडवांटेज पीपल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जौन से लोग हैं, जौन से उनको आप कितना बैकवर्ड एरियाज या कोई हैंडीकैप है या स्पेशली एबल्ड लोग हैं, आप उनको कितनी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हो। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, आइडेंटिफाई करना आता है कि कौन सा है, तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिक अमेनिटीज, जो फैसिलिटीज बेसिक आपने प्रोवाइड करनी है लोगों को, अपने कस्टमर्स को या अपनी सोसाइटी में अपने एम्प्लॉयज को, लाइक स्कूल, क्रेचेस, अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस। सही दाम पर, सही क्वालिटी, सही क्वांटिटी पे आपने प्रोडक्ट डिलीवर करना। सो दीज आर ऑल सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट इज कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर। सही लीगल वे से करना, कोई इलीगल काम नहीं होना चाहिए, कोई भी एंटी सोशल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर भी हमने किया कितनी अडल्ट्रेशन या गलत एडवर्टीजमेंट्स की जाती हैं, कस्टमर्स को धोखा दिया जाता है, तो वो सारे उससे आपने काम को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आया बच्चे पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब कहते हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल के लिए आप क्या कर सकते हो, उनकी फाइनेंशियल नीड्स लाइक सैलरीज, पर्क्स उनको प्रॉपरली दे सकते हो, उनकी सोशल नीड्स का आप ध्यान रख सकते हो, किस तरह उनको ईगो ना हर्ट हो, उनकी रिस्पेक्ट मानी की जाए सबके साथ, उनकी प्राइड रिकॉग्नाइज की जाए। हायर लेवल नीड्स लाइक पॉलिसीज फॉर पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए आप किस तरह उनको प्रोवाइड कर रहे हो, गुड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस कितने आप प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ पे उन्होंने ऑफिस में आना है वहां पे कितनी अच्छी फैसिलिटीज हैं उनके लिए। तो अगर कहते हैं अगर आपके एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव्स अगर नहीं सेटिस्फाइड होंगे, एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाएंगे, विच में हैम्पर द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे हमने क्या कहा, दीज आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में से एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, ध्यान रखिए।
कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है? पहले सिंपल बेसिक सी बात अगर बोली जाए, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट डेलिबरेटली करवाती है, फोर्सफुली करवाती है। आप सपोज करो अपने फ्रेंड की हेल्प कर रहे हो, दैट मीन्स आपने आपस में मिलकर क्या किया, कॉपरेट किया। आपका दिल कर रहा था मेरे फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम है आंसर में निकालने में, मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ, दैट इज कॉपरेट किया। बट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप सारे अलग अलग नीड्स के साथ आ रहे हैं, एंड जरूरी नहीं है कि आपको सभी अच्छे लगेंगे, है ना। वहां पे हम देखते हैं इतनी पॉलिटिक्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब काम क्या है, मैनेजमेंट का काम क्या है, सबको आप डेलिबरेटली इकट्ठा एक ग्रुप बनाकर रखते हो सो दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव हो। तो कोऑर्डिनेशन गोल्स को अचीव करने के लिए सबको इकट्ठा करने को हम बोला जाता है। एंड कोऑपरेशन आप विलफुली करते हो, आप दिल से करते हो, अपनी मर्जी से करते हो, है ना। सो भी हमने यहाँ पे क्या कहा, मैनेज कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को कौन बाइंड करके रखता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब कहते हैं इट इज दो इट इज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक असेंस है, इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं सर्वाइव कर सकती। जहां पे किस लिए, क्योंकि वो हार्मनी सारे लोगों के अंदर आपस में इकट्ठा मिलकर लेकर आता है। सो इट इज इनहेरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर ही उसकी इनहेरिटेड ही है ये फंक्शन। Thus, coordination is a process by which managers integrate मतलब इकट्ठा करके रखना, एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, एचआर है, मार्केटिंग है, रिसर्च है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, फाइनेंस है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है सबको ग्रुप गोल्स की तरफ लेकर आती है। ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सिटीज का हमने कहा कि कंटिन्यूस अटेम्प्ट ऑफ एवरी मैनेजर, हर मैनेजर कोशिश करता है कि भाई शांति के साथ विदाउट पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाए। ठीक है। सो नेक्स्ट हमने क्या कहा, इट इज लाइक एन ऑर्केस्ट्रा। आपने देखा ऑर्केस्ट्रा वाला क्या करता है, ड्रम्स वगैरह आपने देखे होंगे, वो सिर्फ हाथ के साथ अपने गाइड कर रहा होता है अपनी टीम को कि किस तरह आपने टोन हायर पिच पे जाना है, कम पिच पे जाना है, कौन सा म्यूजिक लगाना है। तो वहां पे वो क्या है, कहते मैनेजर भी इस तरह ही है जो पूरी टीम को कोऑर्डिनेशन वे में रहता है, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह, एक कंडक्टर की तरह जो एक्शंस अपनी टीम को करता है, सो दैट एक बहुत जिस तरह वो गुड म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ये गोल्स अचीव करने के लिए मैनेजर का काम है इकट्ठा सबको लेकर चले। नाउ नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन, अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो हमने क्या कहा इस टॉपिक के अंदर कि मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन क्या है, एक असेंस है। असेंस क्या है, एक जरूरी है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसका आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन के ऊपर लिखा जाए। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा, कोऑर्डिनेशन असेंस है, ये वर्ड ध्यान रखना। असेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये वर्ड आया, सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अब इसने क्या कहा कि नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट, क्यों जरूरी है, कहते हैं जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर लेवल मैनेजमेंट तक हर जगह पे कोऑर्डिनेशन की जाती है। ठीक हो गया। सो अब ने यहाँ पे क्या कहा, ऑन द बेस ऑफ प्लान्स ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है, पोजीशंस क्रिएट की जाती है जिसके अंदर हमने स्टाफ बोला, प्लान्स को करेक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है जिसको हमने डायरेक्टिंग बोला, एंड कंट्रोलिंग की जाती है, देखने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो हमने क्या कहा यहाँ पे बेसिकली कि ऑल लेवल फंक्शंस, प्लानिंग से लेकर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर फंक्शंस के लिए आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स मीन्स हमने कहा कि टॉप लेवल क्या करती है, सारी एक्टिविटीज को इकट्ठा करके रखती है, लोगों को बांध कर रखती है गोल गोल अचीवमेंट के लिए। मिडिल लेवल सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है, ये एक्टिविटीज को, ये एफर्ट्स को। तो अभी कहते हैं कि डिफरेंट सेक्शंस या सब सेक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल्स हैं उन सबको इकट्ठा कौन बांध के रखता है, मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स। थर्ड इज लोअर लेवल। तो कहते हैं जितनी भी एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हैं, ये वर्कर्स की एक्टिविटीज है, तो उनको भी इकट्ठा बांध के किसका काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है। तो हमने कहा कि हर लेवल, पहले आया कि हर इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सेकंड आया कि हर लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन की जा रही है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट बच्चे आया, दैट इज कोऑर्डिनेशन। नेचर का मतलब क्या है, हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेचर का मतलब इज कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, या हमने क्या कहा उसके लिए और कौन सा वर्ड है बच्चे, फीचर्स। तो कुछ भी आ जाए हमारा आंसर विल रिमेन सेम। हमने क्या कहा, अभी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लोग अलग नीड्स के साथ आ रहे हैं, लोग इंटरेस्ट के साथ अलग आ रहे हैं, एंड कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सबको एक पर्पसफुल वर्क दे देता है कि भाई इकट्ठे अलग अलग से आए हो, काम तो इकट्ठे मिलकर करना है, तो दिस इज योर वर्क, आपको इस पर्पसफुल एक्टिविटी में काम करना है ताकि परफॉर्मेंस हमारी क्या हो सके, जो आपने प्लान किया है उस प्लान को हम अचीव करके लोगों को इकट्ठा करके रखते हैं। सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या है,
अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई एम्प्लॉय इस तरह सोच रहा है, किसी की थॉट इस तरह है, कोई इस तरह को जाने का कोशिश कर रहा है, कोई इस तरह को, हर बंदा अलग डायरेक्शन के अंदर होगा। बट यही अगर कोऑर्डिनेटेड वे में काम होंगे तो सब सेम डायरेक्शन के बारे सोचेंगे कि इस तरह ही यही हमने गोल अचीव करना है। दैट मीन्स वहां पे क्या है, आप एक डायरेक्शन के अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन लेकर आ सकते हो, सब सेम सोचते हैं, सब गोल्स अचीव करने की बात करते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जहां पे भी कंटिन्यूअस आ जाए, मैंने ऑलरेडी पहले बोला है, हमने क्या लिखना है, नॉट अ शॉर्ट फंक्शन। तो एक सिंगल फंक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा फ्रॉम ऑल फॉर ऑल लेवल्स एंड फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, हर जगह पर। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज ऑल परवेजिव। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल कंसेप्ट है। हमने इसके लिए कौन सा वर्ड किया है, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्लस ऑल लेवल्स, हर लेवल के ऊपर हमने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन होगा ही होगा, ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी आए आपका परवेजिव वर्ड, आपने ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लेवल्स लिखना है, एंड साथ में आप इसके साथ क्या मेंशन कर सकते हो, प्लस कि ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। बच्चे आपके पास, आप जो भी बुक में से कर रहे हो, चाहे संदीप गर्ग से कर रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी से कर रहे हो, चाहे आप इन नोट्स से कर रहे हो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के पास ये वाले नोट्स भी अवेलेबल है मेरे, तो अभी क्या है, आप जिस भी जगह से कर रहे हो, आप ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को या केस स्टडीज को इंपॉर्टेंट साथ में मार्क कीजिए कि मैंने इस आंसर में ये कीवर्ड तो लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपके कीवर्ड्स हैं, आपको पूरा इतना इतना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है वहां पर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो हमने कहा, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर है, उसने इंटीग्रेट करनी है पूरी एक्टिविटीज, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना है, सबके साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। मिडिल लेवल मैनेजर ने क्या करना है, हर टॉप लेवल और जो उससे अंडर वाले ऑपरेशनल लेवल है उनके साथ एक बॉन्ड बनाकर रखना है, उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसने किसके साथ, एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स के साथ उसने इकट्ठा एक मिलकर रखना है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, ऑपरेशनल लेवल के लिए भी कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। बच्चे दिस इज इंपॉर्टेंट। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैनेजर्स हैं, वो डिफरेंट पीपल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और वो उनसे डेलिबरेटली अपने आप को नहीं करने की कोशिश करता, उनसे करवाया जाता है कि इकट्ठे मिलके, देखो लिखा है, कोऑर्डिनेशन डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली बट इट कैन बी अचीव बाय फोर्स। तो आप उसको फोर्सफुली, नॉर इट कैन बी अचीव बाय फोर्स, आप उसको फोर्सफुली भी नहीं कर सकते, बट ये आपको इकट्ठे सबको एम्प्लॉइज को लेकर आपको कोऑर्डिनेशन, उनकी विलफुली उनको कॉपरेशन के अंदर मजबूर किया जा सकता है कि वो इकट्ठे मिलकर काम करें, टीम स्पिरिट में काम करें, जिसे हम क्या बोलते थे, एक प्रिंसिपल आया था, स्पिरिट दी कॉप्स, है ना, कि इकट्ठे मिलकर वो काम करें, स्पिरिट दी कॉप्स। तो यहाँ पे हमने ये बात की। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर इंटर रिलेटेड। अब कहता है कोऑर्डिनेशन, cooperation in the sense is the absence of coordination may lead to wasteful efforts and coordination without cooperation lead to dissatisfaction of employees। तो अभी यहाँ पे हमने क्या कहा, दोनों नहीं होंगे तो आपके एफर्ट्स खराब हो जाएंगे, आपका काम एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में डिससैटिस्फैक्शन होगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बच्चे व्हेन इट कम्स टू इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की, और कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरत है, हमने कहा कि ये सब इंडिविजुअल्स को, सब डिपार्टमेंट्स को, सब स्पेशलिस्ट को इकट्ठा बांध कर रखती है। ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो उनसे इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जितने भी लोग लगे हुए हैं। अगर प्लानिंग वाला काम ठीक नहीं करेगा, कंट्रोलिंग कहाँ से ही होगी, ठीक है ना। लाइक हमने कहा, अगर प्रोडक्शन वाला प्रोड्यूस गुड्स नहीं करके देगा, माल नहीं सप्लाई करेगा, आगे मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट वाला कैसे ही सेल करेगा। और वो ब्लेम लगा रहे हैं कि फाइनेंस वाले ने पैसे नहीं लगाया, फाइनेंस वाला कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले कुछ काम नहीं करते। तो सबने इकट्ठे मिलके काम करना है। इसलिए हमने कहा ये सारी एक्टिविटीज बच्चे क्या है, इंटर डिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड है, एंड दे डिपेंड ऑन ईच अदर, ताकि उनके अपने गोल्स या अपनी एक्टिविटीज अचीव हो सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए। ठीक है। तो हमने अब क्वेश्चन आया कि इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट हमने कहा ग्रोथ इन साइज, कहते हैं जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, नंबर ऑफ बंदे आई जा रहे हैं, इंप्लॉइज ऐड हुए जा रहे हैं, मार्केट शेयर आपका एक्सपैंड हुई जा रहा है, बहुत ज्यादा क्रूशियल बन जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं वो इकट्ठे मिलके काम करें। आपस में आओ सुबह, यार मैं तो इसको देखना नहीं चाहता, मैं तो उसके साथ बात नहीं करना चाहता, आपस के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा है
तो आप काम ही क्या करोगे, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या कहा, ग्रोथ इन साइज की जैसे जैसे इंडिविजुअल्स अलग बैकग्राउंड से आते हैं, वो डिफरेंट इन इंटरेस्ट, हैबिट्स, गोल्स, वर्क, अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं, अपने वैल्यू सिस्टम्स लेकर आ रहे हैं। अगर आप खुद ही कोऑर्डिनेशन नहीं कराओगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो तो क्या ही करेगी, वो चलेगी, सर्वाइव भी नहीं करेगी, राइट। सो नेक्स्ट इज कि इंडिविजुअल सब इकट्ठे मिलकर गोल्स अचीव करने की बात करें। नेक्स्ट आया फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अभी क्या है, हमने कहा डिफरेंट फंक्शंस आर देयर। कौन कौन से फंक्शंस हैं, हमने कहा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना। फंक्शनल डिफरेंशिएशन वो तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस कौन से हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स आ गए, एचआर, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आ गया, सेल्स का आ गया, प्रोडक्शन का आ गया, फाइनेंस का आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आ गया। कहते हैं जितने ही डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, ये डिवीजन डिपार्टमेंट्स हैं, वो अलग अलग डिफरेंशिएट है, डिफरेंस है उन सब के अंदर, उनकी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, काम करने का डिफरेंट है। तो अब जब आप कोऑर्डिनेशन कराओगे, उनके आपस में कोई क्लैश नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वही कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो फाइनेंस वाला सोचेगा भाई मेरे को तो कॉस्ट कम करनी है, मैं तो पैसे रिलीज नहीं करूंगा। मार्केटिंग वाला कहता मैं एडवर्टीजमेंट्स तभी करूंगा अगर मेरे पास प्रोडक्शन आई होगी या सेल्स डिपार्टमेंट काम करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं कि भाई हम तो काम नहीं कर सकते, हमारे पास इनोवेशन के लिए खुला पैसा चाहिए, हमारे को करोड़ों में इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ये जितने फंक्शनल एरियाज हैं, इन फंक्शनल एरियाज के बच्चों लोगों को इकट्ठा करता है सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। ठीक हो गया। क्योंकि हमने कहा ये सारे डिपार्टमेंट इंटर डिपेंडेंट हैं, इनकी सबकी डिपार्टमेंट की सिंक्रोनाइज हुई होगी एक्टिविटीज, और वो कौन सिंक्रोनाइज मतलब इकट्ठा इंटीग्रेट, और वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर, हमने यहाँ पढ़ाई था भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन पढ़ा था, सिंगल डायरेक्शन के अंदर सारे सोचे, रादर देन ये सोचना कि हम अलग अलग लोग हैं। आपको ये सोचना है हम एक टीम है एज अ होल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। अब इसके अंदर भी क्या कहा, हमने कहा पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, अपनी अपनी फील्ड्स में हर बंदा एक्सपर्टीज उसकी है, एंड वो वहां पे क्या लगता है, उनको लगता है भाई हम ही क्वालिफाइड हैं, हमारे को कोई जज ना करे, हमारे को कोई इवेल्युएट ना करे, हम अपनी फील्ड में द बेस्ट है ना। सो उस चक्कर के अंदर है वो ना किसी की एडवाइस लेना चाहते हैं, ना सजेशन सुनना चाहते हैं, जिसके कारण आपस में क्या हो जाता है, कंफ्लिक्ट होता है स्पेशलिस्ट के बीच में। सो कोऑर्डिनेशन आएगा महाराज भी, हम लोग कोऑर्डिनेशन कराएंगे, सबको सिंक्रोनाइज कराएंगे, सबके डिफरेंसेस को क्या करेंगे, रिकनसाइल कराएंगे, सो दैट सारे आपस के अंदर मिलकर क्या करें, काम करें, सबका ओपिनियन मैटर करता है। क्लियर हो गया, क्योंकि ईगो ही बहुत है, बड़े लोग हो जाते हैं, ईगो ही बहुत आ जाती है, राइट। सो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के अंदर डिफरेंस बचे। कोऑर्डिनेशन हमने कहा ऑर्डरली अरेंजमेंट है, जहां पे आप ग्रुप एफर्ट्स को इकट्ठा करते हो ताकि आप एक डायरेक्शन में काम करो, लेकिन यहाँ पे क्या वॉलेंट्री है, यहाँ पे करवाया जाता है डेलिबरेटली, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉलेंट्री विलिंगनेस है कि आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहते हो, वहां पे करना नहीं चाहते, जबरदस्ती करवाना पड़ता है, भाई इकट्ठे होके काम करो वरना ऑर्गेनाइजेशन नहीं अचीव करेगी गोल्स। नेक्स्ट इज इट इज अ रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट एफर्ट्स ऑफ मैनेजर। ये वॉलेंट्री है, भाई आजा मैं तेरे को मदद करता हूँ, तो फेलफुल ना हो जियो, दोस्त को बोला कि आजा यार तेरा काम नहीं हो रहा ऑफिस के अंदर भी, तो मैं तेरे साथ काम करा देती हूँ, अगर अदरवाइज तेरे टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। नेक्स्ट इज इट इज अराइज आउट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशन। तो फॉर्मल या इनफॉर्मल आपका रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, आप कोऑर्डिनेशन की जाती है, बट यहाँ पे सिर्फ आप इनफॉर्मल है आपका रिलेशन, कि आप एज फ्रेंड्स या आप एक कंफर्ट जोन में उस बंदे के साथ हो। नेक्स्ट इज इट इज असेंशियल व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे किस लिए असेंशियल है, सारे लोग अलग नीड्स के साथ आए हैं, डिवर्स नीड्स के लोगों को आप इकट्ठा एक गोल के लिए करते हो, लेकिन यहाँ पे आपका दिल करता है, भाई डिजायर है मेरी कि मैं इसके साथ इकट्ठे मिलकर हम काम करें। नेक्स्ट इज इट एम्स टू अचीव बिजनेस गोल्स मोर एफिशिएंटली। तो यहाँ पे आप मोर बेटर वे में, मोर एफिशिएंट वे में आप काम करना चाहते हो, और यहाँ पे किसका, आप एक दूसरे की हेल्प करने के लिए काम करते हो। इट्स स्कोप इज वाइडर देन कॉपरेशन। ये नैरो स्कोप है क्योंकि आप अपने इनफॉर्मल रिलेशंस के अंदर ही काम करना चाहते हो। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, बहुत क्विक वाला टॉपिक था बच्चे ये वाला। अब हमने यहाँ पे क्या कहा, चैलेंजेस ऑफ बीइंग ग्लोबल मैनेजर। अब कहते हैं 21st सेंचुरी में ग्लोबल मैनेजर को काम करना बहुत मुश्किल है, भाई कंट्री मैनेजर बनोगे तो आपके पास बहुत क्लाइंट्स आएंगे, लीगल बॉडीज होंगी, लोकल कंपनीज होंगी जिसको आप रिक्रूटमेंट सर्विसेज वगैरह ऑफर कर रही होंगी। एज अ फंक्शनल हेड आपका क्या बनता है कि आपको राइट टेक्निकल स्किल्स वाला बंदा देखना है, रिसोर्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस आप मीट करो। एज अ बिजनेस लीडर अगर आप काम करते हो, आपको देखना है कि कौन सी चेंजेस आ रही हैं एनवायरनमेंट में, एंड वो आपको किस तरह, वो डायनामिक एनवायरनमेंट जो सा आपका है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है, वहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को किस तरह से देखते हो। नॉट दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने कहा फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस के अंदर,
फर्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी कोऑर्डिनेशन से हम थोड़ा सा बाहर निकल कर आते हैं कि मैनेजमेंट टॉपिक पे ही चल रहे थे। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, या हमने कहा इसके रोल क्या है, क्यों मैनेजमेंट करनी जरूरी है। तो हमने फर्स्ट कहा इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, सब गोल्स, कॉमन गोल्स, ग्रुप के गोल्स अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट की जाती है। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, अब कहते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट बचा लेते हैं और अपना जो सी इनकम है, प्रोडक्टिविटी है या इनकम है, वो हम इंक्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब कहते हैं कि मैनेजमेंट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी है तो जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, है ना, हमारे पेस्टल एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजेस आ रही है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल, हम इन सारी चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या कहा, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे हम अडेप्टिव ज्यादा हैं, रादर देन कि हम कंफ्लिक्ट के ऊपर आते हैं कि भाई चेंजेस क्यों आई, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करने के लिए। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हमने क्या कहा कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ताकि हम पर्सनल लोगों के ऑब्जेक्टिव्स जो से हैं वो गोल्स अचीव कर सकें। डेवलपिंग टीम स्पिरिट, आपस में कॉपरेशन या कमिटमेंट टुवर्ड्स अ ग्रुप। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमें ये कहाँ से आ रहे हैं गोल्स जो से हैं, हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट के, उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप कोरिलेट करके इसमें लिख सकते हो। सो यहाँ पे क्या आया, सोसाइटी के अंदर क्या आया, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं, सर्विसेज देनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपने उनके लिए निकालनी है, न्यू टेक्नोलॉजी, बेटरमेंट ऑफ पीपल के लिए न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आइए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो एज अ होल हमने क्या कहा, सोसाइटी को, इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके गोल्स हमने अचीव करने हैं। तो आपके लिए वर्ड किस तरह से लर्न करना है बच्चे, ग्रुप गोल्स आपके लिए फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड हमने एफिशिएंसी और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली किया, वहां से वर्ड आ गया। सेकेंड हमने कहा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बारे बता दिया। उसके बाद हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे, एंड लास्ट इज सोसाइटल ऑब्जेक्टिव के बारे, इनके बारे हम लोग लिख देंगे इस आंसर में। सो बच्चे नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जब हम नेचर की बात करें, हमने कहा मैनेजमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट साइंस, एज वेल एज एन आर्ट, एज अ प्रोफेशन। तो इन तीनों के अंदर हमने मैनेजमेंट को कहा कि मैनेजमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अब हमने कहा सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस। आप साइंस में क्या देखते हो, हमने क्लास 8 9 10 तक पढ़ा, ब्लू लिटमस पेपर, उसमें कुछ एसिड आप डालोगे इट विल टर्न इनटू रेड लिटमस पेपर होता था। कोई ऊपर से चीज नीचे ड्रॉप हुई, कौन सा फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने वहां पे क्या था, ये न्यूटन या जितने भी ये लॉज आए, इन सब ने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशंस की, ऑब्जर्वेशंस के बाद कुछ लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट हुए, उन लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ फाइनल रिजल्ट्स निकाले, ऐसा ही था। अब इसने ऐसे ही बोला कि मैनेजमेंट भी एक साइंस है, जो कुछ, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, कुछ एक्सपीरियंस लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, उनके उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ जनरल ट्रूथ्स निकाले, जनरल लॉज निकाले, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ निकला था। ठीक है, अब कहते हैं कि मैनेजमेंट वर्सेस, अभी बच्चे ये वाला क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तीनों में से एक इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्या आ जाता है कि आपको बताना है मैनेजमेंट साइंस, आर्ट या प्रोफेशन में से क्या है। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा, फीचर्स ऑफ साइंस वर्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट क्या फीचर पढ़ा, देखिए, हमने कहा सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो हमने कहा जिस तरह साइंस में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पढ़ते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का मतलब, आप देखिए, आप कभी भी किसी रैंप पे चलते हो, आपको रैंप के ऊपर जब जाते हो इट विल टेक लॉट ऑफ योर एनर्जी, फोर्स लगता है, बट जैसे ही आप ढलान से नीचे आ जाते हो, वो फटाफट से आप नीचे आ जाते हो, वहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल अगर आपका काम कर रहा है। तो हमने वहां पे क्या कहा, हर चीज के पीछे कुछ कारण है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसे ही हमने कहा कि मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है कि अगर ये फीचर हमारा पूरा होता है, कि अगर हम लोग, हमने कहा 100% अप्लाइज, हमने कहा मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपने 14 प्रिंसिपल्स में से डिसिप्लिन पढ़ा हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ा हो, यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा हो, इन सब प्रिंसिपल्स के अंदर हमने कहा कि वाकई जिन्होंने अभी ये चैप्टर नहीं पिछले किए, तो मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूंगी यहाँ पे। अगर जैसे डिसिप्लिन की बात है, मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल आता है, ठीक है, हमने कहा डिसिप्लिन होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डरली वर्क करेगी, बढ़िया तरीके से काम करेगी। ठीक है, आपने पढ़ा मोशन स्टडी, या आपने पढ़ा फटीग स्टडी। फटीग स्टडी के अंदर हमने पढ़ा कि लोग थक जाते हैं कुछ काम करने के बाद, उनको रेस्ट इंटरवल्स चाहिए होते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने, और उन एक्सपर्ट्स ने ये माना कि भाई अभी ये क्या है, कुछ जौन से हमने चीजें की हैं
ये क्या है, हमारे प्रैक्टिशनर्स ने उन्होंने बिल्ड किया कुछ लॉज, इसी के बेस के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, हमने अभी वही किया। जब हमने साइंस करते हैं बच्चे, साइंस में क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एंड ये माना जाता है कि आप चाहे वो इंडिया में बैठे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो या किसी भी कंट्री या किसी भी शहर कहीं पर भी आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो, उसका रिजल्ट सेम आने वाला है। ब्लू लिटमस पेपर के अंदर आप कुछ केमिकल डालोगे, वो रेड लिटमस पेपर चाहे मैं यूज कर रही हूँ चाहे आप कर रहे हो, सेम होगा। बट हमने कहा कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद द ह्यूमन बींग। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला, नॉट 100% अप्लाई। ये अप्लाई 100% नहीं करता। क्यों नहीं अप्लाई करता? चाहे आपने ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ प्रिंसिपल्स या एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ प्रिंसिपल्स निकाले, हर टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एक टीचर है, हर टाइम कहे भाई डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। यार हमने भी कुछ इनफॉर्मल भी है ना रिलेशन, आपस में फ्रेंड्स में हम हैं, खप डालनी होती है, इकट्ठे मिलके बातें करनी होती है। हर टाइम पर अगर आप स्ट्रिक्टली उनके साथ काम करोगे, काम नहीं हो पाएगा। सो हमने यहाँ पे क्या कहा, बहुत और प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने क्या कहा, ह्यूमन बींग्स का नेचर और उनको प्रोडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। जो आज बहुत प्यार से बात आपकी सुनता है, जरूरी नहीं है रोज आपकी बात प्यार से सुनी जाएगी। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे हमने क्या कहा, इट इज इन एग्जैक्ट साइंस। ठीक हो गया? तो यहाँ पे इस पॉइंट के साथ आ गया। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। हमने अभी पढ़ा कि ऑल सिचुएशंस के अंदर आप एक्सपेरिमेंट जब भी कंडक्ट करते हो वो सेम होगा, चाहे कोई पंजाब के अंदर है, कोई हरियाणा में है, कोई कहीं पर है, वो आप सब सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। किसी कंट्री में भी अगर आप सेम केमिकल्स को यूज करोगे, साइंस को यूज करोगे, वो प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है ना, स्पेक्ट्रम का एक्सपेरिमेंट, वो सब कॉमन आएगा। लेकिन इंडिया के अंदर, लेकिन हमने कहा मैनेजमेंट के अंदर दिस इज नॉट 100% एप्लीकेबल। क्यों 100% एप्लीकेबल है? व्यूज इज नॉट यूनिवर्सल एंड दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। जैसे सिचुएशन आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, डायनेमिक इतना इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे इन्वायरमेंट्स इतने चेंज होते हैं, आप सोचोगे बॉस आपका सेम रहेगा हर बारी, ऐसा नहीं होने वाला। सो हमने यहाँ पे क्या कहा, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है सारी प्रिंसिपल्स की। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो हमने कहा, जब पिछले वाला था साइंस, साइंस में 3 पॉइंट्स थे, अभी आर्ट आया। आर्ट का बच्चे मतलब क्या है, कला। जैसे हमने कहा एक पेंटर है, एक म्यूजिशियन है, एक सिंगर है, ये सब चीजें क्या है, कला है। हर बंदे के अंदर सेम कला नहीं है। ऐसे ही हमने कहा कि मैनेज करने की भी कला हर एक के अंदर नहीं है, हर बंदा बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता। अगर आप पेपर के अंदर, अगर मैंने बोला 3 आवर्स का पेपर आप 3 घंटे में पूरा कराते हो, यू आर अ गुड मैनेजर। बट अगर आप 3 आवर्स में नहीं रख सकते, कर सकते कंप्लीट, या जो काम आपको टाइम के अंदर नहीं दिया हुआ, नहीं काम किया, दैट मीन्स वहां पे लैग करेगी हमारी मैनेजमेंट। सो हमने यहाँ पे क्या कहा बच्चे, कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट स्किलफुल जॉब है, पर्सनल एप्लीकेशन है। हर बंदा, एक बंदा पियानो चला रहा है, दूसरा बंदा भी चला रहा है, उन दोनों के पियानो के अंदर वो अलग तरीके से, उनके अंदर अपनी अपना स्किल्स हैं। ठीक है ना, अपने अपने पर्सनल एक एप्लीकेशन करने का तरीका, अप्लाई करने का। एंड वो कैसे एक्वायर हो सकती है, थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आया फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन वर्सेस आर्ट। ठीक है। हमने कहा, क्या कहा, आर्ट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज तो चाहिए होती है। आपने चाहे कोई सिंगिंग, म्यूजिक, पेंटिंग कुछ भी सीखना है, आपके लिए क्या है, एक थ्योरेटिकल बुक्स वगैरह अवेलेबल है जिनको आप पढ़ते हो, एंड उन बुक्स के साथ क्या करते हो, आप अपने कंसेप्ट क्लियर करते हो। ऑन द अदर हैंड ये भी प्रेजेंट है, मैनेजमेंट की भी ऐसे बहुत सारी बुक है, जैसे बिजनेस स्टडीज हमारे पास एक बहुत बड़ी बुक है ये, ठीक है ना। ऐसी मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इन सब की बुक्स अवेलेबल हैं, जिसको पढ़कर बंदा अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उस टॉपिक के बारे में पढ़ सकता है। सो हमने क्या कहा, क्रिटिकल नॉलेज ये पूरा 100% अप्लाई होता है। सेकंड आया बच्चे पर्सनल एप्लीकेशन। हमने कहा जिस तरह से आर्ट है, हर बंदा अपने वे से आर्ट को करता है ना, पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट है, हर बंदा अपनी नॉलेज को यूज करता है पेंटिंग करने का। 100 पेंटर्स हैं, हर पेंटर की अलग एक वे ऑफ डूइंग आर्ट है ना। ऐसे ही हमने कहा कि जैसे डांसर्स की एग्जांपल दी, एक्टर्स की एग्जांपल दी, ऐसे ही हमने क्या कहा, मैनेजर भी अलग अलग हैं। आप देखो आपके स्कूल के अंदर टीचर्स हैं बच्चे, टीचर्स, आपके हर टीचर विल बी डिफरेंट इन मैनेजिंग द क्लास। कोई प्यार के साथ, कोई गुस्से के साथ, कोई बातों के अंदर बातें लगाकर, कोई सिर्फ आंखों से देख लेती है एंड यू गेट टू नो कि मैडम गुस्सा है आज, तो है ना। तो वहां पे क्या है, हर बंदा की अलग एक एप्लीकेशन है उस चीज को अप्लाई करने के लिए। हर पर्सन एक अलग, घर पे ही आप देख लीजिए,
मम्मा पापा या जितने भी हम लोग मेंबर्स हैं, हम लोग काम करने का हर एक का अपना एक वे है ना। सो हमने यहाँ पे क्या कहा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कहते हैं जिस तरह आर्ट, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, ये भी 100% एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है। जैसे हमने कहा जितना अच्छा आप ड्राइंग, एक्टिंग, पेंटिंग करोगे उतना आपके स्किल्स और बेटर होते हैं। ऐसी मैनेजमेंट के अंदर भी हमने क्या कहा, मैनेजमेंट के अंदर भी ये सारे स्किल्स आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके बेटर होते रहेंगे। तो यहाँ पे भी 100% अप्लाई है, तीनों केसेस में 100% अप्लाई करता है। सो हमने यहाँ पे क्या कहा, मैनेजमेंट हैज एन एलिमेंट्स ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। साइंस इसलिए क्योंकि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कि आप अपने एम्प्लॉइज को, जो भी आपके मैनेजर्स हैं उनको आप सिखा सकते हो भी काम कैसा होना है। आर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पर्सनल स्किल्स लगते हैं, जो कि आप कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ या अपनी क्रिएटिविटी के साथ और इम्प्रूव कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैनेजमेंट एज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। नाउ नेक्स्ट, एज अ प्रोफेशन। बच्चे इन तीनों के अंदर से एक आ जाता है टॉपिक, प्रोफेशन क्या होता है। जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स हैं, हमने कहा क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है। तो हमने कहा फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा, जैसे प्रोफेशन के अंदर कहते हैं एक ऑक्यूपेशन है जहाँ पे कुछ आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते हो, कुछ ट्रेनिंग लेते हो काम, एंड रिस्ट्रिक्टेड है आपकी एंट्री, हर बंदा प्रोफेशन के अंदर नहीं आ सकते। इनकेस इफ आई से आई एम अ टीचर, जरूरी नहीं मेरा बच्चा भी टीचर बनेगा, या एक सिंगर है वो उसका बच्चा भी एक सिंगर बनेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, डॉक्टर है, डॉक्टर का बच्चा भी सिंगर और डॉक्टर बनेगा। तो हमने वहां पे क्या कहा, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह बंदा शिफ्ट कर सकता है। तो हमने फर्स्ट क्या कहा, फीचर्स प्रोफेशन के वर्सेस मैनेजमेंट के क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हमने क्या कहा कि प्रोफेशन क्या होता है, हर प्रोफेशन के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो लोग अपना काम करते हैं उसको पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो हमने कहा क्या मैनेजमेंट भी ऐसा है, हमने कहा यस मैनेजमेंट भी ऐसा है। 100% तो नहीं होगा बट यस, इसके अंदर भी क्या है, सिस्टमेटाइज नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स हैं, जिसको आप कैसे ले सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूशंस में, एमबीए वगैरह के इंस्टीट्यूशंस में जाकर बुक्स वगैरह को पढ़कर आप क्या कर सकते हो, आईएम इंस्टीट्यूट जैसे बने हुए इंस्टीट्यूट्स में जाकर आप इसके बारे में अपनी नॉलेज गेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हमने कहा जैसे प्रोफेशन के अंदर आपको कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है, डॉक्टर के लिए, टीचर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, सीए बनने के लिए, बट अब यहाँ पे कहते हैं 100% एप्लीकेबल नहीं है। आपने अगर अपना बिजनेस चलाना है, आप जरूरी नहीं है आपको वो नॉलेज होनी चाहिए, आप अच्छा मैनेजर बन सकते हो विदाउट, बट येस विद प्रैक्टिस, अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर, अच्छा अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करके। बट जरूरी नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्ट एंट्री नहीं है वहां पर, जो यहाँ पे पढ़ा लिखा होगा वही एक डॉक्टर, सीए, लॉयर, टीचर बन सकता है। बट एक गुड मैनेजर बनने के लिए आपको अपने स्किल्स अच्छे चाहिए होते हैं, जरूरी नहीं आपने वो सब पढ़ाइयाँ की हो, नॉलेज आपको प्रोफेशनल वैसी हो। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि जैसे लॉयर जब बनना होता है आपको बार काउंसिल का मेंबर होना होता है, ठीक है, आपको डॉक्टर बनना होता है, आपको मेडिकल साइंसेस के अंदर वहां पे अपने वो लेने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर मैनेजर भी बनोगे तो आईमा का आपको मेंबर बनना पड़ता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट, 100% एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, नॉट 100% एप्लीकेबल। जरूरी नहीं है आपने जब एक मैनेजर बनना है तो आपको किसी एसोसिएशन के साथ जुड़ना पड़े। आप बिजनेस कर रहे हो, आप घर चला रहे हो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो हम परवेजिव वर्ड बोलते हैं, आप अपने स्किल्स राइट अगर यूज करो तो आप एक गुड मैनेजर बन सकते हो। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स से एक्सपेक्ट किया जाता है दैट यू आर एथिकल, यू आर मोरली करेक्ट इन योर वे ऑफ डूइंग द टास्क, है ना। आप अपने, आपका बिहेवियर एक गाइडेड कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऑनेस्टली अपनी सर्विसेज दो। जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स है ना, वो ओथ लेते हैं, कसम लेते हैं कि हम ओथ लेते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिसेस बहुत ऑनेस्टली करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100% मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में आपको प्रॉफिट कमाना है भाई, प्रॉफिट के लिए सच बोल के तो कैसे ही कमाओगे, आपको झूठ तो बोलना ही पड़ता है। वो तो कहता है कस्टमर के नाम के पीछे मर लगा है, कस्टमर को मारो ही मारो, है ना। बट ये अगर आप कस्टमर से पैसे ले रहे हो, आपको एक फेयर डीलिंग देनी है, दैट इज वेरी ट्रूथ। हम इसको बात बोलेंगे कि बैलेंस ट्रूथ बोलेंगे, कि उसको भी मानना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे हमने कहा कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, आप जैसे मर्जी करके अपनी टीम को संभालना है, जैसे मर्जी संभाल सकते हो। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव हमने कहा कि जब आप एक प्रोफेशन में होते हो, आपका सबसे पहले लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स का मोटिव क्या है, आपने अपनी सर्विसेज बेस्ट देनी है।
बट क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? हमने कहा नॉट 100% एप्लीकेबल। आपको प्रॉफिट कमाना है, आप प्रॉफिट कमाओगे, आपकी सर्विसेज ठीक है, आपको दो आप सर्विसेज, बट अगर आप सोचो खाली सर्विस ही करनी है तो चैरिटी तो खुली नहीं हुई यहाँ पर, है ना, तो सर्विसेज के लिए तो हमने यहाँ पे क्या कहा, आपका गोल ही वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे, केस स्टडी आ जाता है। अब हमने क्या कहा यहाँ पे, देर आर 3 लेवल्स, टॉप मिडल एंड लोअर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेवल्स के बारे में थोड़ा सा। फर्स्ट लेवल आया, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बच्चे इसको लर्न करने का तरीका क्या है, देखो ऐसे लर्न करो। बीओडी स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बीओडी चेयरमैन, उसके बाद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इसको लर्न कर लिया। ये 4, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। आगे लर्न कैसे करना है? सीईओ स्टैंड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीओओ स्टैंड फॉर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, नेक्स्ट सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो हमने क्या लर्न किया? बीओडी चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीओओ, सीएफओ, ये सबके नाम लर्न किए। उसके बाद हमने यहाँ लर्न किया बच्चे जनरल मैनेजर, जीएम। ध्यान रखना मैनेजर सिर्फ इसी के अंदर है, जनरल मैनेजर। बाकी कोई भी मैनेजर आए वो सेकंड लेवल का पार्ट बन जाएंगे, मिडिल का। यहाँ पे सिर्फ जनरल मैनेजर है। उसके बाद अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। अब अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का मतलब क्या है? जितने भी मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स जब इकट्ठे मिलकर कोई मीटिंग कर रहे हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बन जाते हैं, और वो किसका पार्ट बन गया? टॉप लेवल का पार्ट बन गया। नेक्स्ट इज चीफ, ये हो गया, एमडी आ गया, उसके बाद जीएम, यहाँ पे एम खत्म हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, देयर आफ्टर शेयर होल्डर्स। तो ये सब क्या है? कहते हैं ये सारे किसका पार्ट हमारे यहाँ टॉप लेवल का। केस स्टडी कैसे आ जाती है? कोई भी एक पर्सन चूज करके बताया जाता है। सपोज करो एक्स इज अ पर्सन जो कि क्या है, एक प्रेसिडेंट है, आप आइडेंटिफाई करो कि वो किस लेवल का है, ठीक है, तो हमने क्या कहा? टॉप लेवल का। या दूसरा किस तरह आ सकता है? कोई पर्सन है जो कि क्या करे, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान दे रहा है, आप बताओ कि वो कौन से लेवल का पर्सन है, तो हमने क्या कहा? टॉप लेवल का। तो यहाँ पे ये केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लर्न करने का तरीका आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट आया, हमने कहा ये टॉप लेवल क्या करता है? वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान देता है कि ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो एंड सर्वाइवल हो लॉन्ग टर्म के लिए। टॉप लेवल कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल मैनेजर्स। ये अभी हमने बात यहाँ पे भी पढ़ी, टॉप सीनियर पे। कहते हैं जितने भी मैनेजर्स हैं जो कि किसके पार्ट हैं? मिडिल लेवल का पार्ट है। जब वो इकट्ठे मिल जाते हैं, मिडिल लेवल का पार्ट है, तब जो वो इकट्ठे हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? फंक्शनल मैनेजर्स। इकट्ठे मिलके किसका पार्ट बन जाते हैं? टीम इकट्ठी होती है तो वो टॉप लेवल का पार्ट बन जाती है, ठीक है, बट अलग अलग है तो वो मिडल में ही है। नेक्स्ट आया फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल क्या मतलब क्या है? हमने कहा इनका सबसे पहले क्या काम है? डिफर्स एलिमेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में है, अलग अलग एलिमेंट्स है, उनको इकट्ठा करके रखना। सबकी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट, इकट्ठे डिपार्टमेंट्स को सबको इकट्ठा करके रखना। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, क्या बिजनेस का पेस्टल एनालिसिस करके रखना, और उसका इम्प्लीकेशन क्या है कि जो हमारा पेस्टल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, इसका सबका उसने क्या करना है? एनालाइज करना उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फॉर्मुलेट करने का काम किसका है? स्ट्रैटेजीज बनाने का काम किसका है? टॉप लेवल का। मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, 4 एम्स जो हमने बोला, उसको अरेंज कौन करेगा? टॉप लेवल करेगा। जितनी भी एक्टिविटीज हैं बिजनेस की जिसका सोसाइटी पे इंपैक्ट हो सकता है, उसको कौन करेगा? टॉप लेवल। तो हमने यहाँ से क्या बोला? फर्स्ट वेलफेयर एंड सर्वाइवल, सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है। सेकंड बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, सब डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके रखना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स फॉर्मुलेट करने हैं, 4 एम्स अरेंज करने हैं, मैन, मनी, मटीरियल, मशीनरी, सारे बिजनेस को जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सारी एक्टिविटीज का ध्यान रखना है। सो देयर जॉब इज क्वाइट कम्प्लेक्स, बहुत बड़े लेवल का काम है, स्ट्रेसफुल है, लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चाहिए है। सो दीज वर ऑल टॉप लेवल के लिए। नाउ नेक्स्ट इज मिडिल लेवल आया बच्चे। आपको कैसे ध्यान रखना है यहाँ पे? मिडिल लेवल में सारे मैनेजर्स हैं, हर एक के बीच खाली जनरल मैनेजर टॉप में था, जो भी कोई और मैनेजर आया सारे किसके साथ हैं? चाहे डिवीजन के नाम है, प्रोडक्शन है, चाहे फाइनेंस है, मार्केटिंग है, पर्सोनल आएगा यहाँ पे, पर्सोनल है, ये सारे मैनेजर्स या अदर कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं इनके साथ, ऑपरेशंस मैनेजर है, तो ये सारे जिनके साथ मैनेजर वर्ड आया वो किसका पार्ट है? मिडिल। प्लस इसके अंदर आपने याद रखना है पीएस, सारे मैनेजर्स तो है ही हैं, जीएम को छोड़ देना, मैनेजर्स प्लस पीएस, पीएस स्टैंड फॉर प्लान सुपरिटेंडेंट,
एंड सुपरिटेंडेंट के बच्चों के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, लर्न कैसे करना है, सुपर लिखना है पहले, फिर इन लिखना है, फिर टेन लिखना है, फिर डेंट लिखना है, सुपरिटेंडेंट। तो अभी इनको वर्ड्स को सुपर, फिर इन, फिर टेन, फिर डेंट। तो सुपरिटेंडेंट प्लांट वाला है, वो किसके अंदर है, मिडल वाले का पार्ट है, ठीक है। नाउ सो मैनेजर्स प्लस प्लांट सुपरिटेंडेंट यहाँ पे आया। अब इनका काम क्या है, फंक्शंस आएंगे। तो कहते हैं जितने भी टॉप मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए हैं, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट, जो लागू करना है या उनको कंट्रोल करना है, देखना है कि वाकई वो प्लान्स इंप्लीमेंट हुए, किस तरह नहीं हुए, वो किसका काम आया, मिडिल लेवल का काम आ गया। अब कहते हैं जितनी भी बाकी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, इनके अंडर वाले लोग हैं, इन सबका भी काम इन्होंने किसने देखना है, मिडिल लेवल ने देखना है। फर्स्ट आए इनके फंक्शंस। फंक्शंस में क्या कहा, इंटरप्रेट करनी जो पॉलिसीज, उनका पॉलिसीज बनाने का काम था, इनका काम क्या है, उन पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, ठीक है, जो टॉप लेवल ने बनाई। सेकंड, उन्होंने देखना है कि हर डिपार्टमेंट के पास नेसेसरी पर्सोनल है। उन्होंने 4 एम्स अरेंज करने थे, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी। अब मैनेजर अरेंज कर दिया। मैनेजर का काम है भाई तू देख तेरे डिपार्टमेंट में बंदे अवेलेबल हैं या नहीं है, और उन बंदों को आगे क्या देना, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, उनको मोटिवेट करना, उनके साथ कॉपरेट करना, वर्कर्स के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि वो बेटर वे में काम कर सकें। तो यहाँ पे कॉपरेशन आगे, कोऑर्डिनेशन वाला काम हमने किसने किया था, पिछले वाले के अंदर टॉप वाला कोऑर्डिनेट करता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशनल एंड सुपरवाइजरी या लोअर लेवल। अब इसको बच्चे लर्न कैसे करना, हमारे पास एस क्यूब है, एक एस आ गया सुपरवाइजर, एक एस आ गया सुपरिटेंडेंट। ध्यान रखना प्लांट सुपरिटेंडेंट आए तो वो मिडिल का पार्ट है, खाली सुपरिटेंडेंट आए वो किसका पार्ट है बच्चे, लोअर का पार्ट है। और थर्ड इज सेक्शन ऑफिसर। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, सुपरवाइजर एस क्यूब है, सुपरवाइजर सुपरिटेंडेंट एंड सेक्शन ऑफिसर। उसके साथ क्या आया, प्लस फोरमैन आ गया, प्लस अकाउंटेंट आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, एस क्यूब एफ ए, तो एफ अकाउंटेंट ये आ गया, और अदर मैनेजर्स डायरेक्टली कंसर्न विद कंट्रोलिंग द ऑपरेटिंग एम्प्लॉइज। इनके अंडर कोई भी और है वर्कर्स को जिन्होंने कंट्रोल करना है, वो भी कौन से लोग आ गए, ऑपरेशनल वाले लोग आ गए। तो इनको लर्न, एस एफ, एस क्यूब आ गया यहाँ पे, एफ से हमारा फोरमैन आ गया, एंड ए से कौन आ गया, अकाउंटेंट आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद कहते हैं इनके फंक्शंस क्या है। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ रहा है, बहुत क्विकली हम करते हैं इसको। तो अभी इसके फंक्शंस क्या हैं मैनेजमेंट के, जो ऑपरेशनल लेवल वालों के, जितने भी इनके अंडर वर्कर्स आ रहे हैं उनका काम देखना, ओवरसी करना कि काम वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ इंटरेक्ट करना, बातें करना, उनसे पूछना कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, उनको इंस्ट्रक्शंस पास करना मिडिल लेवल से, जो उनसी इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो अपने अंडर जो वर्कर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देना। क्वालिटी काम की कौन इंश्योर करेगा, वो भी लोअर वाले ऑपरेशन वाले करेंगे। वर्कर्स की ग्रीवियंसेस हैं, कंप्लेंट्स है, ग्रीवियंसेस क्या होता है, कंप्लेंट्स। तो उनकी कंप्लेंट्स को देखना, उनकी कंप्लेंट्स आगे टॉप लेवल तक पहुंचाना, वो भी किसका काम है, लोअर वालों का। एंड लास्ट इज कि लेबर को एक सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले वर्कर्स को। तो वर्कर्स के साथ का जितना काम है बच्चे, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद वर्कर्स। तो वर्कर्स के साथ जितना भी काम है दैट इज बीइंग हैंडल्ड बाय मिड लोअर लेवल मैनेजमेंट। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर आई बिलीव, फर्स्ट आया कहते हैं फंक्शन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फंक्शंस बहुत बारी बोल चुकी हूँ मैं। प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर हमने ये चैप्टर्स भी बच्चे 5 आगे चैप्टर्स हमारे बन जाएंगे आगे से, थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर ऑनवर्ड्स। प्लानिंग क्या है, आपने फ्यूचर के अंदर आज डिसाइड करना है कि कल आपने क्या करना है, सो दैट आपका आने वाला फ्यूचर वो क्या रहे, सेफ रहे। सो हमने डिसाइडिंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कैसे होगा काम, हु इज गोइंग टू डू इट। तो ये सब चीजों के बारे हम जब काम करते हैं दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इज सबको ड्यूटीज दे देना, एक डेलीगेशन करना, काम असाइन कर देना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन। हम ये जैसे जैसे चैप्टर करेंगे हम और बेटर करेंगे, बट सिर्फ ऐसे ही आ जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको 3 to 4 लाइंस के अंदर सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन करना होता है, तो ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान अचीव हो सके। अदरवाइज अगर आपको चैप्टर सारे कर लिए हैं आपने, तो आप इन फंक्शंस को उन चैप्टर्स में से भी 3 to 4 लाइंस, आप इंपॉर्टेंट लाइंस जो सी उनकी डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग हम ऑलरेडी चैप्टर कर चुके हैं। स्टाफिंग के अंदर क्या है, राइट पर्सन राइट जॉब के लिए राइट पोजीशन पे होना। स्टाफ वर्ड से हमने किया था कि एक राइट स्टाफ हमारे पास होना चाहिए ताकि हमारी जो वैकेंसीज है, पोजीशंस है, हम भर सकें। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, हमने 4 एलिमेंट्स डायरेक्टिंग में बच्चे पढ़ेंगे। नंबर 1 इज सुपरवाइजिंग, नंबर 2 एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, नंबर 3 लीडरशिप क्वालिटीज, एंड नंबर 4 इज कम्युनिकेट करना। ताकि दैट मीन सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, इंस्ट्रक्शंस देना अपने लेबर को, स्टाफ को, ताकि आपका काम सही हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या कहता है, आपने कुछ प्लान्स बनाए थे नंबर 1 पॉइंट में,
उस प्लान को अब चेक किया कि इवैल्यूएट किया कि क्या वो प्लान कंपेयर करके देखा आप दोनों आपने किसके साथ, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। तो जब आपने परफॉर्म प्लान को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया, अगर आपको लगा कि कुछ डेविएशंस हैं, कुछ कमियां हैं, तो उन डेविएशंस को आपने क्या करना है, चेक करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, देखिए लिखा है कि स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करना, मैयर करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमारी करंट परफॉर्मेंस उसको मैयर करना, कंपैरिजन करना, और कोई एक्शंस अगर आपको लगता है कि कोई कमी पेशी है तो उसको एक्शंस को पूरा करना इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कुछ क्वेश्चंस पक्का पेपर में आते ही हैं, बहुत ध्यान से करोगे तो चैप्टर जल्दी हो जाएगा। मेक श्योर वेन एवर यू स्टार्ट वॉचिंग एनी ऑफ द वीडियो, यूट्यूब पे आप देखते हो बच्चे, अपनी बुक्स कॉपीज पेन हाथ में जरूर रखो। आपने जहां से पढ़ना है आप सिर्फ सुनो मत, अपनी कॉपी के अंदर भी एक विजुअली या एक हैंड राइटिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका साथ चले। जहाँ पे आपकी आईज ने वीडियो देखी, आपकी बुक्स भी साथ में आप अंडरलाइन बुक पे भी देखकर कर रहे हो कि हाँ मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड नॉट गेट स्किप। जहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंपॉर्टेंट है केस स्टडी, आप साथ में अपना पेन पेंसिल आपके साथ जो भी पेन है, पेन के साथ अपने नोट्स में मार्क करिए कि ये इंपॉर्टेंट है। जो कीवर्ड्स मैंने बताया कि ये वर्ड होना चाहिए, तो वो वर्ड आपका होना चाहिए, आप उसको मार्क करो। जिसके साथ आप एक बारी में चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको पूरा साल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्योंकि बार बार वही सेम चीजें देखना, आई थिंक वो वेस्टेज ऑफ हम अपना एफर्ट्स कर रहे हैं। आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, बेटरली उसको यूटिलाइज करो अपने रिसोर्सेज को जितने भी हैं, और ताकि चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाए। हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑन चैनल कॉमर्स विद डॉक्टर इंट्री। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डू राइट योर कमेंट्स, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, सो दैट आई गेट टू नो कि आपको कितना टॉपिक समझ आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोई वीडियो के अंदर तो भी दीजिए। बिकॉज जैसे आपको एक मोटिवेशन चाहिए, ऑन द अदर हैंड मुझे भी एक कैमरा के आगे खड़े हुए एक मोटिवेशन चाहिए, वेयर आई डू नॉट सी एनी ऑफ द स्टूडेंट्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। बट येस, अगर क्योंकि अगर टू वे कम्युनिकेशन हो तो ज़्यादा बेटर मुझे लगता है रिजल्ट्स आ सकते हैं। आपको जैसे भी कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ अच्छा भी लगता है वीडियो में, डू कमेंट देयर। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू सो मच।